नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी अपना डंका बजा रही है पूरे देश में और बड़ी स्वाभाविक बात भी है। 2 चुनाव के बाद तीसरे चुनाव में जाकर नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है तो खुशी की बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से डंका बज रहा है उससे एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश का लोकसभा चुनाव जीत गई है, बाकी सब पार्टियां हार गई। यही एक मुद्दा है जो कांग्रेस के लिए आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल की बात छोड़ दीजिए, सत्तारूढ़ दल चुप है वो अलग बात है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों में भी चुप्पी है, खामोशी है। और ये खामोशी आने वाले दिनों में बहुत शोर मचाने वाली है। मैं क्यों कह रहा हूँ, आज ये बात स्पष्ट हो गई। पहले भी लग रहा था, एक परसेप्शन जैसा बन रहा था, उसका कोई प्रमाण नहीं मिल रहा था, कोई उसका तथ्य और तर्क नहीं मिल रहा था। आज लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान ये तथ्य और ये तर्क देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और उसे खड़ा भी किया। सवाल यह है कि जनतंत्र में आम सहमति से फैसला हो या वोट के आधार पर हो, दोनों जनतांत्रिक है। इसलिए मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि आम सहमति ज़्यादा बेहतर है या वोट हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। आम सहमति भी बेहतर है, उसमें कटुता नहीं होती। वोट से कटुता पैदा होने की आशंका रहती है, ज़रूरी नहीं है कि तब भी हो, क्योंकि वोट का मतलब होता है दोनों पक्षों को अपनी ताकत का अंदाज़ा पहले से होता है। तो वोट कोई सरप्राइज की तरह नहीं आता है, केवल अपवादों को छोड़कर। जैसे 1999 में आया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब एक वोट से गिर गई थी, तब जो सत्ता पक्ष समझ रहा था कि उसके साथ जो लोग समर्थन करने वाले हैं उनमें से कुछ खिसक गए और उसका नतीजा ये हुआ कि एक वोट से सरकार गिर गई। वो सरप्राइज एलिमेंट था। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में दोनों पक्षों को मालूम था कि किसका पलड़ा भारी है। कांग्रेस पार्टी ने केरल से लोकसभा सदस्य के सुरेश, उनको उम्मीदवार बनाया। अब आप देखिए इसके पीछे की सोच क्या है। इसके पीछे सोच ये है कि हम दलितों के समर्थक हैं, इसलिए एक दलित सांसद को हमने लोकसभा अध्यक्ष बनाने की कोशिश की या प्रयास कर रहे हैं। सवाल यह है कि आपको पहले से मालूम है कि आपका उम्मीदवार हार जाएगा, फिर आप ये जो है दिखावा क्यों कर रहे हैं, ये प्रतीक की राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर आपको सचमुच दलितों से प्रेम है, दलितों को आप हिस्सेदारी देना चाहते हैं, उनको जो है सत्ता में और राजनीति में, संगठन में हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो नेता प्रतिपक्ष जो आपके हाथ में बनाना, उसके लिए किसी वोट की ज़रूरत नहीं है, वो क्यों नहीं बना दिया? और ये बात चिराग पासवान ने कही और बड़ी मौजू बात कही कि जब जब ऐसा चुनाव होता है जिसमें कांग्रेस की हार तय होती है, एक अपवाद को छोड़कर सब में वो दलितों को आगे करती है। चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, वो दलित को आगे करती है कि हम दलितों के बहुत बड़े खैरख्वाह हैं। एक बार मीरा कुमार जरूर लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। उसके अलावा जो है कांग्रेस इसी तरह का खेल करती है। कांग्रेस कुछ देना नहीं चाहती, लेकिन देने का दिखावा करना चाहती है। और कांग्रेस के पास बहुत बड़ा मौका था इस मामले में। अगर उसकी नीयत अच्छी होती, सच्ची होती, तो 1979 में जब चरण सिंह की सरकार गिर गई, चरण सिंह की सरकार से इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया, तो उसके बाद जनता पार्टी के सांसदों ने समर्थन जुटा लिया था। अकाली दल, सीपीएम और डीएमके और कई छोटे दलों को मिलाकर। और मैंने ये बात शायद पहले भी आपको बताई थी कि लिस्ट टाइप हो रही थी कि कितने समर्थक सांसद हैं और उन दलों के नेता कौन होंगे। बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम अगर राष्ट्रपति बुला लेते तो पहले दलित प्रधानमंत्री बनते देश के। लेकिन वो लिस्ट राष्ट्रपति भवन पहुंचे उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने नीलम संजीव रेड्डी, हालांकि बनाया था जनता पार्टी ने उनको, लेकिन वो बाद में मिल गए इंदिरा गांधी से,
कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने लोकसभा भंग करने की घोषणा कर दी। तो पहला दलित प्रधानमंत्री देश का बनने से अगर किसी ने रोका तो वो कांग्रेस पार्टी ने। ये बात तो हुई, ये दलितों की जो प्रतीक की राजनीति है कांग्रेस की, इसीलिए दलित साथ छोड़कर गए और अभी तक लौटे नहीं हैं। आप इस चुनाव को जो है नियम मानकर मत चलिए। ये इसको अभी तक, जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती तब तक मैं इसको अपवाद ही मानकर चल रहा हूँ। तो ये तो इसकी बात हुई, लेकिन मैं बात कर रहा था कांग्रेस का जो डंका बज रहा है। डंका बज रहा है इस तरह से कि केवल कांग्रेस पार्टी जीती है, राहुल गांधी जीते, और पूरे देश में कोशिश हो रही है, खासतौर से विपक्षी दलों में, ये बताने की कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा हो गया है। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देने की स्थिति में आ गए। जैसे ही कांग्रेस की ताकत बढ़ती है, उसका अहंकार तुरंत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो उस कार्यकलाप में दिखने लगता है। कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदारी के सिद्धांत में यकीन नहीं रखती। जितनी उसके समर्थन से सरकारें बनी, जिसमें कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं था, वो सब गिरा दी कांग्रेस ने। और कांग्रेस पार्टी मानती रही है और कहती रही है कि वो गठबंधन की राजनीति में विश्वास नहीं करती। 2004 एक एक्सीडेंट था जब भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ सहयोगी दलों को, जो गठबंधन के साथी दल थे, खास तौर से विशेष रूप से जिक्र करूंगा डीएमके का, जबरन उनको एनडीए से बाहर कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुमत तो किसी को नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस पार्टी 6 सीटें भाजपा से ज़्यादा पाने में सफल हो गई और उसके साथ गठबंधन के साथी जुड़ने को तैयार हो गए और मनमोहन सिंह की सरकार बन गई। तो वो गठबंधन की सरकार उन गठबंधन के साथियों के लिए इसलिए भी अच्छी थी कि मनमोहन सिंह जैसा कठपुतली प्रधानमंत्री था, जो पद पर तो था लेकिन उसके पास पद का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन फिर लौटकर असली मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इकोसिस्टम नैरेटिव की जो ताकत होती है वो आपको इस उदाहरण से समझ में आएगी। कांग्रेस पार्टी केवल 99 सीट्स जीती है 543 में से, 543 में से 99। 52 सीटें वो पिछले चुनाव में जीती थी और 2014 में 44 सीटें जीती थी। इस बार 99 जीत गई। क्या उसने बीजेपी को रोक दिया? ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। तो बाकी दल जो लोकसभा में बड़ी संख्या में सदस्य लेकर आए हैं, उन पर क्या गुजर रही है, इसका अंदाज़ा लगाइए। सबसे पहले इसमें मैं बात करूंगा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की। मेरा मानना है कि इस चुनाव में अगर बीजेपी को बहुमत से रोकने का काम किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा से 32 सीटें छीन ली समाजवादी पार्टी ने। अगर समाजवादी पार्टी 2014 और 2019 की तरह 5 सीटों तक सिमट गई होती और 32 सीटें ये बीजेपी को मिल गई होती तो बीजेपी का स्पष्ट बहुमत हो जाता। तो उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के स्तर पर भाजपा को स्पष्ट बहुमत पाने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की। लेकिन आप कहीं भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की चर्चा नहीं सुनेंगे। ममता बनर्जी इतनी विषम परिस्थितियों में पहले से ज़्यादा सीटें लेकर आई। 22 सीटें मिली थी उनको 2019 में, इस बार 29 सीटें मिली। और उसके अलावा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो जीत हुई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका शरद पवार की। उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से भी बहुत अच्छा है, 80% का है। शरद पवार की कोई चर्चा आप सुन रहे हैं? राहुल गांधी के मुंह से आपने इन नेताओं को बधाई देते हुए सुना क्या? या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई इस तरह का बयान आया जो इन लोगों की प्रशंसा करता हो कि इन्होंने भाजपा को स्पष्ट बहुमत पाने से रोकने की कोशिश की, या रोक दिया, बल्कि कोशिश क्या की, सफल हुए, कोशिश की तो सफल हुए उसमें। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने ऐसे घोषित कर दिया जैसे उसको स्पष्ट बहुमत हो और उसका उम्मीदवार ही चुना जाना है।
तो सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से कोई राय मशविरा करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो उनके लिए संभव नहीं है। लेकिन अपने सहयोगी दलों से भी कोई सलाह मशविरा नहीं किया, किसी सहयोगी दल से पूछा नहीं कि हम ये इस उम्मीदवार को जो है इंडी अलायंस के उम्मीदवार के रूप में उतारना चाहते हैं, आपकी क्या राय है। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमसे तो कोई चर्चा नहीं हुई। शरद पवार और सुप्रिया सुले दोनों ने इस मुद्दे पर कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया। जाहिर है कि उनसे भी पूछा नहीं गया था, और कोई सहयोगी दल सामने नहीं आया है जो ये कह सके कि कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा से पहले हमसे संपर्क किया था, हमसे राय मांगी थी और हमारे सामने इस नाम का प्रस्ताव किया था जिसका हमने समर्थन किया। अब ये मैं फिर कह रहा हूं कि ये अभी सब खामोशी से चल रहा है। सारे सहयोगी दल देख रहे हैं कांग्रेस किस तरह से व्यवहार कर रही है। और मैंने एक वीडियो में पिछली बार कहा था कि अखिलेश यादव का ये जो मज़ा है ये सज़ा में न बदल जाए, और वो होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस इस तरह का आचरण करने की कोशिश करेगी, और वो करेगी कि नहीं इसका फैसला अभी होने वाला है। विधानसभा के 10 या 12 जो है उपचुनाव होने वाले हैं विधानसभा सीटों के लिए, उसमें कांग्रेस की डिमांड क्या होती है, और उसके बाद विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी होगी, कितनी डिमांड होगी, और उस पर अखिलेश यादव की क्या राय होगी। कांग्रेस बढ़ेगी तो आप मान कर चलिए कि समाजवादी पार्टी घटेगी। ये बड़ा सीधा सा नियम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि दोनों उसी सेक्युलर खेमे के वोट पर निर्भर हैं। उनका जो वोट बैंक है, जो उनका जो वोट के लिहाज से कैचमेंट एरिया है, वो एक ही है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यादव वोट जो है वो समाजवादी पार्टी से नहीं टूटने वाला, वो कांग्रेस की ओर किसी भी हालत में नहीं जाने वाला। बाकी जितना वोट आया है समाजवादी पार्टी के पास वो सब जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चला जाएगा, लेकिन जा सकता है। उसके जाने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते, वो कांग्रेस की ओर जा सकता है। और उसमें सबसे पहला वोट होगा, अगर ऐसा होगा तो दलित वोट होगा। मुसलमान पहले से तैयार बैठा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या होगी। तमाम कोशिशों के बावजूद, इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार देने के बावजूद, बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों का वोट हासिल नहीं कर पाई। लेकिन ज़्यादा उम्मीदवार दिए बिना कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का ज़्यादातर वोट हासिल, जहाँ जहाँ चुनाव लड़ी लगभग 90% से ऊपर वोट जो है मुसलमानों के कांग्रेस पार्टी को मिला। ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। और उसके अलावा जो मैंने पिछले वीडियो में बात कही कि आखिर डिवीज़न के लिए क्यों नहीं गई, डिवीज़न के लिए क्यों नहीं गई कांग्रेस। जो खबर मिल रही है उसके हिसाब से लगभग 30 सांसद विपक्षी गठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। ये अभी शुरुआत है। कांग्रेस जो है इस गठबंधन को इस तरह से चला रही है जैसे ये गठबंधन न होकर कांग्रेस पार्टी के 234 लोकसभा सदस्य आए हों। और ये स्थिति बाकी क्षेत्रीय दल जो हैं वो कब तक बर्दाश्त करेंगे, सवाल इसी का है। क्योंकि कांग्रेस का रवैया, कांग्रेस का व्यवहार बदलने वाला नहीं। और राहुल गांधी इस समय 7वें आसमान पर हैं, उनके पैर ज़मीन पर नहीं है इस समय। कोई रिकॉर्ड, उनका रिकॉर्ड की बात करें, सहयोगी दलों से बातचीत और उनसे सलाह मशविरा लेना, उनको साथ लेकर चलना तो दूर की बात है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी के नेताओं को साथ लेकर नहीं चल सकता, वो दूसरे दलों के नेताओं को साथ लेकर चलेगा, इसमें भारी शंका है। और उनके स्वभाव में नहीं है। ये असली बात ये है कि वो उनका जो रवैया है माई वे और हाईवे, या तो हम जो कह रहे हैं आप उस बात को मान लीजिए या आप जाइए। तो इस रवैये से कोई गठबंधन चलता नहीं, चाहे सत्ता में हो चाहे सत्ता के बाहर हो। तो जो चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने पेश की जा रही है
कि उनको कोई अनुभव नहीं है गठबंधन की सरकार चलाने का। वो चुनौती राहुल गांधी के सामने भी है। उनको कोई अनुभव नहीं है गठबंधन की राजनीति करने का। वो अपनी पार्टी में अब तक मनचाहे फैसले लेते थे, जो फैसला ले लेते थे पार्टी मानने को मजबूर थी। सहयोगी दलों से जो है सलाह मशवरे का कोई चलन जो है कांग्रेस पार्टी में है नहीं, और राहुल गांधी के स्वभाव में नहीं है। तो स्वभाव इतनी आसानी से नहीं बदलता, रातों रात नहीं बदल जाता। तो राहुल गांधी का जो रवैया है वो धीरे धीरे इंडी अलायंस के जो गठबंधन के साथी दल हैं उनको कांग्रेस से दूर ही ले जाएगा, नज़दीक नहीं लाएगा। ये जो कांग्रेस के नेताओं की उम्मीद है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा और बिल्ली को जो है मक्खन खाने को मिलेगा या दूध मिलेगा, वो होने वाला नहीं है। राहुल गांधी की जगह अगर कोई और नेता होता तो शायद एक बार उम्मीद हो सकती थी कि एनडीए में जो दल भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हों वो शायद इंडिया अलायंस की ओर जा सकें। लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है और जो नेतृत्व है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा दल भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में एनडीए को छोड़कर जाना चाहेगा। अब आप देखिए वाईआरसीपी, जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। उनके पिता कांग्रेस में थे। उनके पिता का सबसे बड़ा योगदान था 2004 और 2009 की सरकार बनवाने में कांग्रेस की केंद्र में। और जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। कांग्रेस के लिए सबसे आसान था उनको अप्रोच करना। अब वो सत्ता में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बिना मांगे, अंदर खाने बातचीत हुई हो तो अलग बात है, लेकिन सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई बातचीत सामने आई नहीं है, तो बिना मांगे समर्थन दिया एनडीए को, यूपीए को समर्थन नहीं दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि गठबंधन की राजनीति जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कठिन होने वाली है, उससे कई कई गुना ज़्यादा राहुल गांधी के लिए कठिन होने वाली है। और इस खामोशी का शोर अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अभी से सुनाई नहीं दिया तो आगे चलकर उनके कान के पर्दे फटने वाले। इतना शोर होगा कि बाकी सब चीज़ें उस शोर में डूब जाएंगी। और ये मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे उसके आधार पर एक निष्कर्ष निकाला है। ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन इसके सही होने की संभावना ज़्यादा लग रही है। और राहुल गांधी कोई पहली बार सांसद बने हों ऐसा तो है नहीं। वो 20 साल से संसद में हैं। उनका 20 साल का संसदीय जीवन आप अगर देखें, आचरण देखें, तो वो सहयोग का नहीं है, वो विभेद का है, वो कन्फ्रंटेशन का है। कन्फ्रंटेशन जो है बिना बात के लड़ाई मोल लेने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। सहयोग करने में, सहयोग लेने में, ये देखिए राजनीति में खास तौर से जब गठबंधन की राजनीति हो तो ये नेता को ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसे ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि कब अकड़ना है और कब झुकना है। अगर इन दोनों परिस्थितियों का अंतर वो नहीं जानता है, जब अकड़ना है तब झुक गए, जब झुकना है तब अकड़ गए, तो आप समझिए आपकी नैया डूब गई। तो राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में लचीलापन सबसे पहली शर्त है कि आप सबसे अच्छे की कामना करें, प्रयास करें और सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। आप कुछ देने को भी तैयार रहें, हर समय मांगने के लिए तैयार न रहें। ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। और राहुल गांधी एक हाथ से ताली बजाने के सिद्धांत में यकीन करते हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहा हूं, उनकी जो 20 साल की राजनीति है उसका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनकी 20 साल की राजनीति आगे के लिए क्या कहती है। अब उनके स्वभाव में रातों रात अचानक कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, तो मैं नहीं जानता। लेकिन आज उनका जो स्वभाव है, और मैं मानता हूं कि आदमी का स्वभाव जल्दी बदलता नहीं है, और स्वभाव बदलने का इस समय कारण नहीं है। अगर हार गए होते तो शायद कारण बनता,
2 हार के बाद उन्होंने अपना स्वभाव बदला नहीं। तो अब तो उनको लग रहा है कि वो जीत गए हैं, उनको बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। तो ऐसे में वो अपना स्वभाव बदल देंगे, इसकी उम्मीद करना जो है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। उनके साथ भी अन्याय होगा। तो राहुल गांधी का स्वभाव बदलेगा नहीं और गठबंधन की राजनीति इस स्वभाव से चलती नहीं। गठबंधन की राजनीति के लिए आपको हर समय समझौता करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा, हर समय कम्युनिकेशन के चैनल खोल कर रखना पड़ेगा। जो आपका सबसे विश्वस्त सहयोगी है उसको भी भरोसे में लेकर चलना पड़ेगा, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर नहीं चल सकते हैं। और इस मामले में 2 पार्टियों का जिक्र मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ, आज फिर कर रहा हूँ, और वो है तृणमूल कांग्रेस जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी हैं, और उसके अलावा डीएमके जिसके अध्यक्ष हैं एमके स्टालिन। इन 2 पार्टियों के बारे में आप विश्वासपूर्वक नहीं कह सकते कि ये इंडिया अलायंस में कब तक बने रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लोग एनडीए के साथ आ जाएंगे, लेकिन ये इक्वल डिस्टेंस का जो नवीन पटनायक का सिद्धांत था उस पर किसी भी समय जा सकते हैं। और इनका ऐसा आचरण या इनका ऐसा फैसला सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा कांग्रेस को, और उससे भी ज़्यादा राहुल गांधी के नेतृत्व को। उनकी परीक्षा ही यही है कि वो 5 साल इस गठबंधन को बनाकर रख पाते हैं या नहीं। और इस गठबंधन को बनाकर रखने के लिए उनको अपने स्वभाव में और अपने व्यक्तित्व में बहुत लचीलापन लाना पड़ेगा। क्या राहुल गांधी ला पाएंगे? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी कांग्रेसी के पास नहीं है। और पहले ही मौके पर उन्होंने दिखाया कि वो ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। कौन सी मुश्किल थी कि के सुरेश का नाम प्रस्तावित करने से पहले एक इंडिया अलायंस की बैठक बुलाते, उसमें चर्चा करते कि भाई हम ये नाम देना चाहते। जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि अगर हमसे पूछा जाता तो हम कई नाम दे सकते थे, ऐसे भी और पार्टियां भी होंगी। शरद पवार का भी यही कहना होगा। तो ये लोग जो हैं ये बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। ये जानते हैं कि कब झुक जाना है, कब तन जाना है, कब किसके साथ हो जाना है, कब किसके विरोध में हो जाना है। राहुल गांधी क्या ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि अब उनको जो है संसदीय परंपराओं का और संसदीय मर्यादाओं का भी निर्वाह करना पड़ेगा। ये जो उनकी आदत है कि निजी बैठक में या बंद कमरे की बैठक की बात सार्वजनिक कर देना, वो अब नहीं चलेगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जाएंगे, जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक में जाएंगे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और फ्लोर लीडर्स की बैठक में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो वहीं ख़त्म हो जाती हैं, बाहर नहीं आती। और ये जो है आज़ादी के बाद से लगातार ये परंपरा रही है, कोई पार्टी केंद्र में सत्ता में रही हो या विपक्ष में रही हो, इसका पालन जो वरिष्ठ नेता हैं वो करते हैं। उनको इस बात का अनुभव और जानकारी होती है, समझ होती है कि कौन सी बात सार्वजनिक करनी है और कौन सी बात नहीं करनी है। राहुल गांधी में इस तरह की समझ का नितांत अभाव है। उनको लगता है कि वो अंदर की बात जो हो रही है उसको बोलकर बहुत बड़ा कुछ हासिल करने जा रहे हैं और उन्होंने मैदान मार लिया हो जैसे। इस तरह कम से कम गठबंधन की राजनीति तो नहीं चलती। एक पार्टी का शासन होता, कांग्रेस को अगर पूर्ण बहुमत मिला होता तो बात समझ में आती, तब भी चलना मुश्किल होता लेकिन तब चल जाता। क्योंकि परिवार के नाम पर कांग्रेस के लोग जो है चुप्पी साध लेते हैं, जो बोलते हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं। G23 उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव ने आगे की क्या दिशा होने वाली है राजनीति की, उसका एक संकेत दे दिया है। और उसके संकेत से मुझे लगता है कि ये जो संकेत मिला है खास तौर से कांग्रेस और इंडिया अलायंस की ओर से, इससे सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के उनके साथी होंगे। उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां कुछ कम हो गई होंगी और उनकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ गई होंगी।
लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। किसी भी बात को आप मान कर नहीं चल सकते कि ऐसा होगा ही या ऐसा नहीं ही होगा। जो लगता है कि कभी नहीं हो सकता वो हो जाता है, जो लगता है कि ज़रूर होगा वो नहीं होता है। इस कैवियट के बावजूद मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के लिए अगले 5 साल सबसे चुनौती भरे, सबसे कठिन है। इस परीक्षा में पास हुए तो उनके लिए आगे का सफ़र आसान हो जाएगा। इस परीक्षा में फेल हुए तो उनके लिए आगे कोई रास्ता बचेगा नहीं। हालांकि ये कहना अभी बहुत जल्दी है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से जो संकेत मिले हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।